हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक अपने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक, इंट्रोड्यूस द वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। कि इंटरनेट जो हमारे पास एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउजर था, इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सभी को पता है यहाँ इसका राइट आंसर क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या उनसा जो वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको उन्होंने क्या किया था, बनाया था। अब कब भी बनाया था, कब ये चीज़ें हुई थी, तो आपने बस ये छोटे-मोटे पॉइंट्स जो याद रखने हैं। एक पूछा जाता है कि ये क्या है, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सेकंड आपने याद रखना है कि ये कब आया था, 1995 में इसको ये बनाया गया था। बाकी जो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको समटाइम हम बोल देते हैं, ये हमारे पास कौन-सा बन जाता है, बंडल्ड सॉफ्टवेयर बन जाता है। और बंडल्ड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जब भी आप कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल होके आते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, बंडल्ड सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो जब आपको पता है, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिलता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था, उसका जो लास्ट या फिर हम बोल सकते हैं उसका लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा था, 11th वर्ज़न था उसका जो लेटेस्ट था। इसके बाद जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आना बंद हो गया था। और ये कहाँ तक आया था, बेसिकली ये हमारे पास विंडोज़ 10 तक ही आया था। ओके, तो विंडोज़ 10 तक आया था। पर आजकल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास विंडोज़ में या फिर विंडोज़ 10 में एक वेब ब्राउज़र मिलता है, तो उसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे सर उसका नाम क्या बन जाएगा, एज बन जाएगा। अब देखो क्या होता है, क्योंकि जब कोई एक वर्ज़न हम छोड़ते हैं और हमें पता है हम बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम के लिए थोड़ा टाइम फ्रेम रहता है। पर जो एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर उसी बिहाफ़ पे पूछता है, जो लेटेस्ट आजकल विंडो आप इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पे आपको कौन-सा मिलता है, आपको एज देखने को मिलता है। तो कुछ पॉइंट है, उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाएगा तो आप सिंपली राइट आंसर करेंगे एज। पर ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 10 में भी था, पर कब तक था, जब उसका वर्ज़न 11 था। उसके बाद उसका कोई सपोर्ट था, वो सारे खत्म हो गए। मतलब उसमें अगर कोई बग आता है, कुछ आता है, तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं होगा। बाकी उसके ऊपर तो ये है, कोई वेबसाइट वगैरह भी नहीं चलती हैं, है ना? तो क्यों नहीं चलती हैं, उसके पीछे ये वजह थी कि उनका जो सपोर्ट था वो उन्होंने टोटली खत्म कर दिया था। ये सारे जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी देखो यहाँ पे जैसे आईबीएम के बारे में बात की है, तो आईबीएम आपको पता ही है, आईबीएम एक ऐसी कंपनी है जिसको हम इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन हम बोलते हैं। और आईबीएम के क्या-क्या क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर हम आईबीएम की बात कर लेते हैं, तो आईबीएम का यही पूछा जाता है कि ऐसी कौन-सी कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, बी से हमारा बन जाता है बिज़नेस और एम से हमारा बन जाता है मशीन। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन कौन-सी कंपनी का नाम है, आईबीएम का नाम है। अब आपको मैंने कुछ पॉइंट बताए थे कि जब आईबीएम कंपनी के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि हमारे पास एक, मतलब हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है पंच कार्ड। पंच कार्ड, अब देखो पंच कार्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक हमारे पास मशीन थी, टैबुलेटिंग मशीन कॉर्पोरेशन। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली एक हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में, चलो आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि हमें, मैंने बताया हुआ आपको कि कंप्यूटर में ना पंच कार्ड किसने यूज बनाए थे। कंप्यूटर में पंच कार्ड किसने बनाए थे, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ चीज़ है। पर हो, मतलब हिस्ट्री में आपको क्यों इसलिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप हिस्ट्री में पंच कार्ड पढ़ते हैं, पंच कार्ड बनने के बाद एक जो साइंटिस्ट थे, जिनका अभी आपने नाम बताना है, उन्होंने क्या किया था, अपनी एक कंपनी में बनाई थी। उसको हम क्या बोलते हैं, टैबुलेटिंग, टैबुलेटिंग, ठीक है, टैबुलेटिंग कॉर्पोरेशन कंपनी हम उसको बोलते हैं। अब क्या था, टैबुलेटिंग कॉर्पोरेशन जो कंपनी थी, इसी के बाद जो हमारे पास था, इसी कंपनी का ना पुराना नाम था ये आईबीएम का। तो पहले, आजकल तो हम आईबीएम बोलते हैं, पर उसका जो पुराना जो नाम था उसको हम बोलते हैं टैबुलेटिंग ऑपरेटिंग कंपनी। और ये किसने बनाया था, जिसने बेसिकली जो पंच कार्ड वगैरह थे, तो उन्होंने जब इन्वेंट किया था, उसके बाद आपको पता है फिर आगे जाके उन्होंने अपना एक डिवाइस बनाया था, जिस डिवाइस में उन्होंने पंच कार्ड यूज़ किए थे, उसकी हेल्प से क्या हुआ था, हमारे पास कुछ जो सेंसेस वगैरह थे यूएसए के, वो भी हुए थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं डिस्कस की हैं। बस आपके लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा कि कंप्यूटर में पंच कार्ड किसने इन्वेंट किए थे। अब आपने ये याद रखना है, आप इसका आंसर जेपी या फिर जो कई बच्चे हैं वो टिक करते हैं, जेपी हैकेट, होवर्ड हैकेट, आप उसको उनमें से कोई भी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग-अलग जो डिवाइसेस थे उन्होंने अलग बनाए थे। जेपी हैकेट और जेडब्ल्यू मैकली, उन्होंने यूनिवैक और एनियाक बनाया, उन्होंने पंच कार्ड नहीं बनाए हुए हैं। काफ़ी बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं उनके नाम में। आपने इसको नाम को टिक नहीं करना है। ना ही आपने एक जैकेट लूम है ना? जेपी
प्रेस्पर एकड़ जिसको जेपी एकड़ बोलते हैं, आप उसका नाम भी नहीं लेंगे। इसके अलावा एक पर्सन का नाम है, आप वो मुझे कमेंट करके बताएँगे। और ये मैंने आपको करवाई जस्ट जिसने सीरीज़ सारी देखी है ढंग से, उनको पता है सर आपने ये चीज़ हमें पहले करवाई हुई, तो काइंडली उसी का मुझे राइट आंसर दें। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं। बाकी देखो इंटेल, इंटेल आपको पता है एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने क्या बनाया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। है ना? या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटेल क्या बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो इंटेल का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको बताया भी था, कौन सा है हमारे पास सर, इंटेल का 4004। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया था, उसका नाम क्या था, उसका जो वर्जन था उसको बोलते हैं हम इंटेल 8008। वो कितने बिट का था, वो हमारे पास 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जाता है, तो इन्हें तो काइंडली आप सारे नोट करके लिख लें। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं सिमिलर क्वेश्चन सर और क्या आ सकते हैं एग्जाम में, अगर आप इन्हीं की बात करते हो तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, क्या बताओगे कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने क्रोम बनाया था। आपको पता है गूगल क्रोम क्या है, हमारे पास वेब ब्राउजर है। तो क्रोम को किसने बनाया है सर, हमारे पास जो गूगल कंपनी है उसने बनाया है वो गूगल क्रोम को। बाकी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ सिंपल सा, आप मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडो 10 जिसने रिप्लेस किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर को? तो आप बोलेंगे सर वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो आपने हमें बता ही दिया, है ना? माइक्रोसॉफ्ट कौन सा है हमारे पास, एज आ गया, जिसने क्या किया था विंडो 10 में रिप्लेस कर दिया था इंटरनेट एक्सप्लोरर को। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ कि बताओ सफारी किसका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है? एक आता है क्वेश्चन सफारी, तो सफारी किसका, ये भी क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये भी हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है। तो सफारी किसका वेब ब्राउज़र है? तो आप बोलेंगे सर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता है या फिर एप्पल का सिस्टम होता है, उसका ही हमारे पास क्या है बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है। तो इसको भी आप नोट करके लिख लेंगे। बाकी अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है काफ़ी पॉपुलर है जिसको हम बोलते हैं मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स या फिर सिंपल इसको फ़ायरफ़ॉक्स बोलते हैं। जो हमारे पास फ़ायरफ़ॉक्स क्या है? ये भी हमारे पास वेब ब्राउज़र ही है। अच्छा सर ये वेब ब्राउज़र है तो इसको बनाया किसने है ना? तो आप इसको बोलेंगे इस कंपनी का नाम है मोज़िला फाउंडेशन। मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा कौन-सा वेब ब्राउज़र बनाया गया? तो आप बोलेंगे फ़ायरफ़ॉक्स यहाँ पे बनाया गया होगा। अच्छा मैं बताऊँ कि जो हमारे पास क्वेश्चन मैं सिंपल पूछूँ कि हम जो आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं बोलूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास एक अ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि एक हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनका सोर्स कोड है, मतलब जैसे मैंने कोड किया होगा वो पूरा का पूरा कोड मैंने आपको दे दिया, आप उस कोड को चेंज कर लो, ये कर लो, जो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हो। पर इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया किसने? सर बनाया है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपको अपना कोड देगी? सर ऑब्वियसली नहीं देगी। तो नहीं देगी तो इसका मतलब ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर आ जाता है? ये से हमारे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आ जाता है। मतलब क्या करना पड़ता है, अगर आपको इसमें कोई भी चेंज करने हैं या फिर कोई भी आपको कुछ चीज़ करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, साथ ही साथ कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप इस आपको लग रहा है इस सॉफ्टवेयर में आप कुछ चेंज कर सकते हो, तो वो चेंज करने की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन जो इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आपको कुछ भी चीज़ चेंज करने के लिए अगर आपको उसका कोड चेंज करना है या फिर कोड देखना है, मतलब कुछ भी चीज़ आपको करनी है विद द परमिशन ऑफ कंपनी, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से आ जाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास ऐसा कौन सा ब्राउज़र इंजन है जो ओल्डर वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करता था, है ना? क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई है, कोई भी ब्राउज़र होते हैं वो कुछ ना कुछ रेंडर करने के लिए ना अपना इंजन यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने पीएचपी पढ़ा रहा था, तो पीएचपी में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे वेब सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, वेब पेजेस को रेंडर करने का काम करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, समझने का काम करते हैं। जैसे वो समझते हैं यूज़र के कोड को, उसको कोड को समझने के बाद जैसे आपको स्क्रीन पे दिखता है वो सारी की सारी होती क्या है, वो सारी चीज़ें आपको तब दिखती हैं जब ब्राउज़र क्या करता है, उसको रेंडर करता है ना? रेंडरिंग करता है। रेंडरिंग करना आप ऐसे समझ लो कि उसको एग्ज़ीक्यूट करता है। तो वैसे ही जो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो हमारे पास वर्ज़न थे, पुराने वर्ज़न थे, उसमें कौन-सा ब्राउज़र इंजन काम करता था? कल को मैं यही पूछ रहा हूँ कि कौन-सा हमारे पास ब्राउज़र इंजन था वो जो काम करता था या फिर ब्राउज़र इंजन था जो रेंडरिंग करने का काम करता था। तो ब्राउज़र इंजन था जो क्या करता था, रेंडरिंग करने का काम करता था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ़ आप ब्राउज़र इंजन की बात कर रहे हो जो रेंडरिंग करने का काम करता था, उसका नाम आ जाता है हमारे पास ट्रिंडन। और ये ना अभी रिसेंटली एसएससी के द्वारा पूछा गया था, तो इसको तो काइंडली आप अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट कर लें। बाकी देखो अगर बात करूँ कि ऐसा कौन-सा मेन फंक्शन क्या होता है ब्राउज़र का, कि बार-बार अगर आप ब्राउज़र, ब्राउज़र बोल रहे हो, तो ब्राउज़र का मेन फंक्शन क्या है? कोई भी ब्राउज़र है, उसका मेन फंक्शन क्या होगा?
सर मेन फंक्शन होगा कि जो भी एचटीएमएल की फाइल है वो यूज़र को बताए, है ना? क्या होगा कि वो करेगा रेंडर। रेंडर मतलब जो भी एचटीएमएल का कोड होगा उसको बताएगा यूज़र को कि आपको फ़ोन पे वो कैसे दिखेगा। मान लेते हैं मैंने एचटीएमएल में कोड किया, मैंने जो कोड किया होगा वो तो मैंने ऐसे ही किया होगा, सपोज़ कर लेता हूँ मैंने कोड तो ऐसे किया होगा। उसके अंदर मैंने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया आई एम ए बी सी, सपोज कर लेते हैं, और मैंने पैराग्राफ टैग यहाँ पे बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी बंद कर दी, देन मैंने यहाँ पे एचटीएमएल बंद कर दिया, है ना? सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैंने। अब देखो कोड तो मैंने लिखा है ऐसे, कोड मैंने किया, कोड मैंने लिखा है ऐसे, पर जब आप इसकी आउटपुट देखोगे, है ना, जब आप इसकी आउटपुट देखोगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो आपको आउटपुट ऐसे दिखेगी। आपकी ये स्क्रीन आ गई, आपने मान लेते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है ना? ये गूगल क्रोम का सर्च का आ गया यहाँ पे क्लोज़ का आ गया। तो जब आपको आउटपुट दिखेगी तो आपको ऐसे दिखेगा, क्या दिखेगा? आई एम एबीसी। तो देखो कोड तो एक्चुअल में हमने ऐसे किया है। ये मेरी कौन-सी फ़ाइल है? ये मेरी एचटीएमएल की फ़ाइल है। तो एचटीएमएल की फ़ाइल जब मेरी एग्ज़ीक्यूट हुई, कहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगी? सर मेरे वेब ब्राउज़र के ऊपर वो एग्ज़ीक्यूट होगी। तो जैसे वो मेरे वेब ब्राउज़र के ऊपर एग्ज़ीक्यूट हुई, तो वो मुझे कैसी दिखी? मुझे वो ऐसी दिखी। तो वही मैं चीज़ समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी रेंडरिंग होता है, मतलब जब आपका एचटीएमएल कोड किसी दूसरे फ़ॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि यूज़र को वो कैसे दिखेगा? इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेंडरिंग बोलते हैं। तो ब्राउज़र क्या करता है? रेंडर करता है। रेंडर करने का मतलब है कि जो हमारे पास एचटीएमएल की जो फाइल्स होती हैं, उसको वो क्या करता है? समझ के ब्राउज़र पे बताने का काम करता है। टू रेंडर एचटीएमएल वेब पेजेस। वेब पेजेस बोलो या फिर वेब डॉक्यूमेंट बोलो, जैसा आपको ठीक लगे आप उसको वैसा नोट कर सकते हो। बस जस्ट आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ये काम करता है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इससे मिलती-जुलती हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में माइट पॉसिबिलिटी है कि पूछी जा सकती हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत और। तो जैसे अगर मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि बताओ कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ करी थी ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अगर मैं यही आपसे पूछ लूँ कि हमारे पूरे मतलब वर्ड में, या फिर मैं सिंपल बोलूँ कि फर्स्ट फर्स्ट क्या? फर्स्ट बेटा आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन था? तो आप बोलेंगे सर आपने ही हमें बताया हुआ है। तो चलो अब मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास मोज़ैक हो जाएगा। ये आप नोट करेंगे ये कौन-सा था हमारे पास? मोज़ैक था। बाकी के बार ना घुमाने के लिए क्वेश्चन में एग्ज़ाम में यही कुछ बता दिया जाता है। एक तो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र प्लस साथ में वो बोल देता है कि काफ़ी पॉपुलर था वो। ओके, तब भी कौन-सा राइट आंसर हो जाएगा? तब भी एग्ज़ामिनर किसकी बात कर रहा होता है वो? मोज़ैक की बात कर रहा होता है। तो सारे पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लेना है। बाकी देखो ओपेरा है ना, वेब ब्राउज़र में ही आ जाता है हमारे पास, क्रोम आ जाता है, एप्पल का सफारी आ जाता है, ओपेरा आ जाता है, ये सारे पूछे जाते हैं, तो इनको नोट कर लेना। बाकी मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि जो हमारे पास ब्राउज़र होते हैं, वो एचटीटीपी का यूज़ करते हैं फेच करने के लिए वेब पेजेस को। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एचटीटीपी क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है? हमारे पास प्रोटोकॉल होता है ना? प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ सम रूल्स, सेट ऑफ रूल्स कि अगर आपको कोई फ़ाइल किसी सर्वर से लेकर आनी है या फिर सर्वर पे भेजनी है, कुछ भी करना है, मतलब या तो आप रिक्वेस्ट करोगे या तो आपको कोई रिस्पॉन्स बैक मिलेगा। उसके लिए एक कुछ रूल्स पहले से डिफ़ाइन किए गए होते हैं। उन्हीं में से एक रूल आता है हमारे पास एचटीटीपी, है ना? तो एचटीटीपी हमारे पास कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है? सर ये पोर्ट नंबर 80 के ऊपर काम करता है। जो हमारे पास एचटीटीपी पोर्ट है, ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। अब ये प्रोटोकॉल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सर ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी वेब पेज को फेच करना होता है, ठीक है? मतलब जब मुझे क्या करना होता है? वेब पेज को फेच करना होता है। तो वेब पेज को फेच करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आ गया, एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे आप देखते हो, आप जब वेबसाइट अपनी खोलते हो तो आप ऐसे देखते हो एचटीटीपीएस फिर कोलन जैसे मान लेते हैं www.google.com। आप ऐसे करके उसको देखते हो। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर हमारा प्रोटोकॉल है। तो कल को मान लेते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे आपको यूआरएल दे दिया पूरा का पूरा, बताओ सबसे पहले चीज़ क्या है? तो आप बोलेंगे प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? उसके बाद सर हमारे पास हमारा डोमेन आ जाता है। ये क्या आ गया हमारे पास? पूरा का पूरा हमारा डोमेन आ गया। ओके, और डोमेन में भी फिर हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि टॉप लेवल डोमेन, ये डोमेन, और डोमेन में ही पूछा जाता है कि जो हमारे पास अलग अलग डोमेन होते हैं उसके नाम क्या होता है? जैसे डॉट सी ओ एम हम यूज़ करते हैं जो हमारी कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं। जो हमारी कमर्शियल वेबसाइट होती है इसके लिए हम डॉट कॉम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं बात कर लेता हूँ डॉट ई डी यू, ई डी यू स्टैंड फॉर एजुकेशन। तो जो हमारे पास एजुकेशन की वेबसाइट होती हैं वो डॉट ई डी यूज़ करती हैं।
इंडिया के लिए आपको पता है, इंडिया के लिए आप डॉट इन यूज़ करते हैं। डॉट इन मतलब ऐसी वेबसाइट जो इंडिया के अंदर होस्ट है। इंडिया के अंदर क्या है, वो होस्ट है, मतलब जो उनका सर्वर है वो कहाँ पे है, इंडिया के ऊपर सर्वर है। या फिर सिंपल बोलने का मतलब है कि जो वेबसाइट डॉट इन की है, इसका मतलब वो इंडिया से बिलोंग करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं। डॉट कॉम का पूछा जाता है, डॉट इन का पूछा जाता है। अगर गवर्नमेंट का पूछना होगा तो डॉट जी ओ वी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। और वैसे ही जैसे मान लेते हैं डॉट कॉम का हो गया, ई डी यू का हो गया, जी ओ वी हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक पूछ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ओ आर जी, डॉट ओ आर जी। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए डॉट ओ आर जी का यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ ये सारे क्या हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये सारे हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं सर जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, टॉप लेवल डोमेन की। टॉप लेवल डोमेन की हम बात करते हैं। शॉर्ट में मैं कर देता हूँ TLD, इसको आप नोट करेंगे, टॉप लेवल डोमेन। सारे पॉइंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको काइंडली आप नोट कर लें। बाकी देखो और क्या चीज़ें हैं जो माइट पॉसिबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है अगर इसी टॉपिक की अगर पूछनी होगी एग्जाम देने। तो मैं बात कर लेता हूँ कि ऐसा कौन सा फीचर होता है किसी भी हमारे बेसिकली वेब ब्राउज़र का, जहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट को एक ही सिंगल ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर देते हो। तो आप देखते हो सर आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी वो फीचर आ गया है। क्या फीचर बोलते हैं इसको, आप बोलते हो टैब्ड ब्राउजिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, टैब्ड ब्राउजिंग। क्योंकि एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फीचर है, सिंपल आप इसको नोट कर लोगे। एक फीचर आता है टैब्ड ब्राउजिंग। अगर आप गूगल क्रोम भी यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे भी आजकल ये ऑप्शन आ गया है टैब्ड ब्राउजिंग का। चाहे आप फ़ोन में यूज़ कर लो, तो आपको फ़ोन में भी ये देखने को मिल जाएगा क्या फ़ीचर होता है टैब्ड ब्राउजिंग का। तो एक सेकंड रुकना ज़रा ना। तो एक फीचर आता है कौन सा हमारे पास, टैब्ड ब्राउजिंग। तो क्या काम करता है टैब्ड ब्राउजिंग, ये सिर्फ वही काम करता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है, किस चीज़ को अलाउ करता है, सबसे पहले कि आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, मल्टीपल वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अच्छा सर कहाँ पे ओपन कर सकते हैं, बेटा आप ओपन कर सकते हो सिंगल ब्राउज़र विंडो के ऊपर, सिंगल ब्राउज़र विंडो के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ये आई होप, मुझे पता है आपने सारी चीज़ें देखी हैं, पर क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको नोट कर लें। बाकी और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बच जाती है, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, अ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें जो सबसे पहला जो पेज होता है, जो आपके पास फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं उनका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर उसको हम होम पेज बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, होम पेज बोल देते हैं। बाकी और क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था कि एक वेब ब्राउज़र है उसका नाम आ जाता है हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर, क्योंकि उसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक पॉइंट नोट करना है, एक सर हमारे पास ब्राउज़र आता है नेटस्केप नेविगेटर। जो हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर है इसको बनाया किसने था, तो आप बोलेंगे ये सर हमारे पास नेटस्केप कम्युनिकेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। देखो नेटस्केप जब ऑप्शन देते हैं ना, वो लिखते हैं नेटस्केप ऑर्गेनाइजेशन, नेटस्केप मतलब कंपनी, ऐसे करके ऑप्शन देते हैं। पर आपने याद रखना है ये बनाया गया था नेटस्केप कम्युनिकेशंस के द्वारा। देन इसके अलावा अगर हम और किसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इससे मिलते जुलते, अच्छा एक टर्म आती है बुक मार्क। जब आप ब्राउज़र यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक टर्म आप यूज़ करते हो बुक मार्क। तो बुक मार्क का मतलब क्या होता है, तो बुक मार्क का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, लिंक को सेव करते हो। किस चीज़ को लिंक सेव करते हो, सेव करते हो लिंक को। लिंक किसका होता है सर, लिंक होता है कोई ना कोई स्पेसिफिक वेब पेज। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेव लिंक ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज, स्पेसिफिक वेब पेज। उस चीज़ को आप क्या बोल देते हो, बुक मार्क बोल देते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ, सिंपल आपसे पूछूँ कि जो हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं जिसको आप क्रोम या फिर एज या फिर मोज़िला फायरफॉक्स में यूज़ करते हो, क्योंकि ब्राउज़र तो कॉमन रहते हैं। मैं बात कर देता हूँ कोई भी हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं, उसमें आप क्या करते हो, वेब ब्राउज़र के अंदर मैं बोलूँ आप क्या कर रहे हो। सिंपल मैं एक टर्म बोलूँ, अगर वेब ब्राउज़र के अंदर ना आप एक्सटेंशन, हाँ ठीक है, वेब ब्राउज़र के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। तो उन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं,
उन एक्सटेंशन को हम बोल देते हैं एड ऑन्स। या तो ऑप्शन में एड ऑन्स लिखा होगा या तो ऑप्शन में लिखा होगा प्लगइन्स। जो भी लिखा होगा बस आपने वो चीज़ समझनी है। बेसिकली होता है ये एक्सटेंशन या फिर ऐड ऑन एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होता है, छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब ब्राउज़र के साथ ही अटैच हो जाते हैं, ठीक है? वेब ब्राउज़र के साथ ही क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं या फिर अटैच हो जाते हैं। इससे क्या करते हैं एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन हमें क्या देता है, एक्स्ट्रा फीचर देने का काम करता है। एक्स्ट्रा फीचर देने का काम करता है, किसके अंदर, हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर ही। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। अब एक ब्राउज़र है जिसका अभी रिसेंटली जो टीसीएस है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। उस ब्राउज़र का नाम है हमारा ब्रेव ब्राउज़र। ब्रेव ब्राउज़र का काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको भी आप नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास एक ब्राउज़र है। अब देखो ब्रेव के बारे में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन-सा ब्राउज़र है जो उसके स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी फ़ोकस के और साथ ही साथ एड ब्लॉकिंग के ऊपर काम करता है, तो वो ब्रेव आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि ये करता है बेसिकली, इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी के ऊपर फ़ोकस करता है और साथ ही साथ दूसरा इसका मेन मोटिव क्या है, ये क्या देता है हमें, एड ब्लॉकिंग प्रोवाइड करता है। एड ब्लॉकिंग हमें क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन, हमारा ब्रेव। तो ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी देखो माइक्रोसॉफ्ट हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़ लिया, तो एक हम जो एज पढ़ रहे थे, हम कौन-सा पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट का एज। तो एज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास एज है ना, वो कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर तैयार हुआ है, बना हुआ है। तो आप बोलेंगे सर जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो वो हमारे पास बना गया है बिल्ट ऑन एक प्रोजेक्ट है, मतलब एक हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उसका नाम है क्रोमियम। तो उसको आप नोट कर सकते हो, ओपन सोर्स एक हमारे पास प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये हमारे पास बना है। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका उसका नाम है क्रोमियम। तो कल को आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप हमें ये बताएं कि जो एज हमारा बना है वो कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर बना है, तो आप बोलेंगे सर वो हमारा क्रोमियम के अंदर बना हुआ है। बाकी वेब ब्राउज़र में हाँ, एक टर्म आती है इनकॉग्निटो, वो भी काफ़ी बार पूछी जा रही है एग्ज़ाम में कि एक टर्म आती है प्राइवेसी विंडो या फिर ऐसी विंडो जहाँ पे ब्राउज़र का सेशन है वो या फिर उसका जो हिस्ट्री वगैरह तो वो सेव नहीं होती है। तो वो कौन-सा आ जाता है? तो वो हमारे पास इनकॉग्निटो मोड आ जाता है। उसको लिख लेना इनकॉग्निटो मोड। इसके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसका यही पूछा जाता है कि होता क्या है बेसिकली, ये काम क्या करता है? तो सिंपल आप इसको नोट कर लो कि बेसिकली ये क्या है हमारे पास ये कैसी विंडो है? इट इज़ अ विंडो, इट इज़ अ टाइप ऑफ विंडो। किसमें? इट इज़ अ टाइप ऑफ विंडो इन आपके ब्राउज़िंग, मतलब ब्राउज़र में, इन ब्राउज़र, जो क्या काम करता है बेसिकली टाइप ऑफ विंडो इन ब्राउज़र विच लीव्स नो, तो कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ता है, लीव्स नो लोकल हिस्ट्री, ना तो वो लोकल हिस्ट्री छोड़ेगा, नाइदर या फिर स्लैश करके आप कर सकते हो कुकीज़, ना तो कुकीज़ स्टोर होंगी उसकी, ना तो उसकी जो हिस्ट्री होगी कि आपने अभी क्या सर्च किया या फिर कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे स्टोर नहीं होगी। इसके अंदर हमारे इनकॉग्निटो मोड के अंदर या फिर इनकॉग्निटो विंडो के अंदर। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब पूछा जाता है कि जब आप क्लियर कर देते हो ब्राउज़र के कैशे को तब क्या होता है? इससे क्या होता है, टेम्परेरी जो स्टोर्ड डाटा होता है ना वेबसाइट का वो डिलीट हो जाता है कैशे से। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कैशे क्या काम करता है, बेसिकली जो ऐसा डाटा जो बार-बार यूज़र यूज़ करता है तो उसको कैशे में स्टोर कर लिया जाता है। बाकी देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि अगर हमें कभी भी सिक्योर ट्रांज़ैक्शन करनी है, कभी हमें क्या करनी है, सिक्योर ट्रांज़ैक्शन करनी है। मान लेते हैं आप अभी बैंक की साइट्स के ऊपर हो और आपको क्या देखना है कि जो ट्रांज़ैक्शन है वो सिक्योर है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रोटोकॉल देखेंगे। अच्छा सर कौन-सा प्रोटोकॉल हम देखेंगे? तो आप हमेशा देखेंगे एचटीटीपी और उसके आगे हमेशा एस आपको देखना है। एस स्टैंड फॉर क्या होता है? एस स्टैंड फॉर होता है सिक्योर। कि जो आप ये वाली साइट यूज़ करेंगे जिसका प्रोटोकॉल ये है, तो ये साइट क्या बोल रही है कि मैं सिक्योर वेबसाइट हूँ, मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट है कि आप मेरे थ्रू ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो। और एचटीटीपीएस का जो सिक्योरिटी है वो कौन से पोर्ट के थ्रू चलता है, वो 443 पोर्ट के थ्रू वो चलता है। ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, एचटीटीपीएस का पोर्ट कितना होता है, नॉर्मल का पोर्ट कितना होता है। बाकी अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ सिंपल सा कि एक हमारे पास सर्च इंजन आता है,
है ना? या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि जो सर्च इंजन है वो कौन-कौन से होते हैं? सर्च इंजन के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको नोट कर सकते हो, जो काफ़ी पॉपुलर हैं। सर्च इंजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो गूगल। गूगल देखो कंपनी तो है ही है, पर गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक हमारे पास सर्च इंजन है। वैसे ही एक गूगल का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हमारे पास बिंग का पूछा जाता है। बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। एक हमारे पास डक डक गो का पूछा जाता है। ओके, और डक डक गो करके है, ये भी हमारे पास सर्च इंजन है। ये भी सारे ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिए। बाकी देखो, अगर आपको ब्राउज़र का पेज रिफ्रेश करना होता है, तो रिफ्रेश करने का पहले मतलब क्या होता है? जब आप पेज रिफ्रेश करते हो, तो रिफ्रेश करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप नॉर्मली रिफ्रेश करते हो और एक आप हार्ड रिफ्रेश करते हो। तो जब आप नॉर्मल रिफ्रेश करते हो, उसके लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो F5। एक आता है आपके पास हार्ड रिफ्रेश करना, है ना? ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि नॉर्मल और हार्ड रिफ्रेश में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल में आपका जो कैशे होता है, सबसे पहले उसी से ही कोई डाटा होता है, उसको चेक किया जाता है। पर हार्ड रिफ्रेश में डाटा कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है? डायरेक्टली सर्वर के पास भेजी जाती है। तो वो होता है हमारा हार्ड रिफ्रेश। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल+5 का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस पढ़ी हुई हैं, तो इनको भी आप नोट कर लेना। बाकी रिफ्रेश करने का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। रिफ्रेश करने को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हम रीलोड करते हैं करंट वेब पेज को। आप क्या करते हो? रीलोड करते हो किस चीज़ को? करंट वेब पेज को। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम रिफ्रेश बोल देते हैं। सारी पॉइंट आपको आपको आने चाहिए, समझ आने चाहिए। रटने कोई चीज़ नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए सारी चीज़ें। जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको आपको रिलेट करके पढ़ना है। बाकी इसके अलावा देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम बात कर लेते हैं। जैसे जो हमारे पास एड्रेस बार होता है किसी भी वेब ब्राउज़र का, है ना? जैसे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो हमारे पास एड्रेस बार होती है किसी भी वेब ब्राउज़र की, है ना? जो हमारे पास वेब ब्राउज़र होते हैं, उसकी जो एड्रेस बार होती है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे आपने कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन किया मान लेते हैं, यहाँ पे आपने कोई अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग का आ गया, और उसके नीचे आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको बीच में दिया होता है यूआरएल। यहाँ पे इसको मैं बना देता हूँ, ये क्या है बीच में, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आ गया आपका यूआरएल, जहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई ना कोई यूआरएल एंटर करते हैं। इस चीज़ को आप क्या बोल देते हो? ये आपकी क्या बन जाती है? एड्रेस बार बन जाती है। तो जो आपके पास एड्रेस बार होती है, इसके अंदर आप क्या करते हो? इसके अंदर सर हम यूआरएल देने का काम करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? यूआरएल देने का काम करते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यूआरएल के अलावा ना इसको लिखा जाता है हमारा ओमनी बॉक्स, है ना? यूआरएल तो सभी को पता है, पर आपने याद रखना है ओमनी बॉक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो देखो यूआरएल सभी को पता है, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा, इसको हम ओमनी बॉक्स भी हम बोलते हैं, तो इसको आपने काइंडली नोट कर लेना है। बाकी ये सारी चीज़ें चलो सारी इंपॉर्टेंट है, आपने सारी समझ ली हैं। बाकी जैसे एचटीटीपीएस का मैंने एक टर्म बताई थी, है ना? एस बताया था, तो एस स्टैंड फॉर सिक्योर मैंने बताया था, है ना? तो जो आपकी वेबसाइट होती है ना, जिनके लास्ट में लिखा होता है एचटीटीपीएस, तो जो एस आपका सिक्योर होता है, तो मैंने सिक्योर के बारे में आपको बोला कि जो आपके पास सिक्योर होते हैं, इनके पास सर्टिफिकेशन होता है, मतलब सर्टिफिकेट दिया होता है इनको। तो कौन सा सर्टिफिकेट दिया होता है? इनको एक इनक्रिप्टेड का सर्टिफिकेट दिया होता है। इनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, या फिर टीएलएस, ठीक है? ट्रांसमिशन। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? ठीक है? एक तो चलो मैंने आपको बता दी, दूसरा आप मुझे बताएँगे, पर फिर भी आप कमेंट करेंगे। एसएसएल और टीएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली बताने का काम करता है कि जिस प्रोटोकॉल के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर जिस प्रोटोकॉल के थ्रू आप किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, वो वेबसाइट की आपकी सिक्योर वेबसाइट है। और जो आपका एस होता है ना, के बाद देखना, जो आपका एचटीटीपीएस होता है, उसके आगे ना ऐसे करके भी सिंबल बनाया होता है, लॉग का सिंबल बनाया होता है। इसका भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है, उसके लिए कौन से सिंबल का हम यूज़ करते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर उसके लिए हम लॉग सिंबल का यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, शॉर्टकट कमांड जैसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि गूगल क्रोम की ही काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आपको किसी भी ब्राउज़र की हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री देखने के लिए आपको पता है कंट्रोल+H का आप यूज़ करेंगे हिस्ट्री देखने के लिए। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट बन जाती है शॉर्टकट कमांड, जैसे अगर आपको डाउनलोड देखना है किसी का,
डाउनलोड के लिए शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है तो आप बोलेंगे सर Ctrl+J का हम यूज़ करते हैं फॉर डाउनलोडिंग। बाकी और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जैसे मैंने Ctrl+5 आपको बता दिया, F5 मैंने आपको बता दी रिफ्रेश करने के लिए, है ना? बाकी और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसे मैं आपको हाँ, जैसे हमारे पास वो बच जाते हैं, स्टेटस कोड रह गया शायद, है ना? वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। कुछ स्टेटस कोड होते हैं, स्टेटस कोड होते हैं, किसके होते हैं बेसिकली, जो आपका एचटीटीपी है ना प्रोटोकॉल, वो आपको कुछ कोड देने का काम करता है। कोड कौन से देता है? जैसे कोड एक बार पूछा गया था 4004, जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखे, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका पेज है या फिर जो डॉक्यूमेंट है नॉट फाउंड, है ना? पेज या फिर डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड। बाकी इसके अलावा पूछा जाता है 500 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर हम क्या बोलते हैं, एरर हम इसको बोल देते हैं। तो ऐसे स्टेटस कोड है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी एक बार पूछा गया था कि आप हमें ये बताएं कि ऐसा जो हमारे ब्राउज़र होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था ना वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र क्या है हमारे पास? सर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप बोलेंगे सर आपने सब कुछ बता दिया, तो बताया नहीं किस टाइप का सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी शॉर्टकट कमांड जैसे Ctrl+G हमने देखी है डाउनलोड के लिए, Ctrl+H मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री के लिए। हाँ, एक न्यू टैब के लिए होता है, जब आपको क्या करना पड़ता है, न्यू टैब ओपन करनी होती है। न्यू टैब के लिए आप यूज़ करते हो Ctrl+T का। तो सारे क्वेश्चन वही हैं, बाकी अगर आपको क्लोज़ करना होगा, है ना? जैसे मान लेते हैं अभी आपने ओपन तो कर लिया, पर अगर आपको क्लोज़ करना है किसी टैब को, है ना? करंट टैब को क्लोज़ करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+W का यूज़ करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे इसी के ही हैं, सारे वेब ब्राउज़र के, तो इनको आपने नोट कर लेना है। बाकी हम कुछ रहते हैं तो उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेब पेजेस आर यूनिकली आइडेंटिफाइंग यूजिंग। तो देखो वेब पेज को हम यूनिकली किससे आइडेंटिफाई करते हैं? तो सर हम उसके लिए यूआरएल का यूज़ करते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यूआरएल होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो प्रोवाइड करता है हमें किस चीज़ को, यूनिक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो सारे पॉइंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, बाकी मैंने बता दिया .com हो गया, .in हो गया, .edu हो गया, वो सारे टॉप लेवल डोमेन के अंदर आते हैं। बाकी इनकी यहाँ पे एक टर्म आ गया कि आप क्या करते हो यूआरएल में, जो भी हमारे पास यूआरएल होता है उसमें जो भी यूआरएल लिखते हो उसमें आप क्या करते हो, बेसिकली जो भी ह्यूमन रूटेबल डोमेन होता है, जो डीएनएस होता है, डीएनएस सर्वर क्या काम करता है हमारा, जो भी आपके पास डोमेन नेम आता है, जैसे आप लिखते हैं ना www.google.com, google.com, इसको कन्वर्ट कर देता है उसके आईपी में। जैसे मान लेते हैं 172.1.1, तो इससे इसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डीएनएस सर्वर काम करता है। तो सिंपल बोलने का मतलब है ह्यूमन रीडेबल, कि जिसको ह्यूमन रीड कर सकता है। तो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, ह्यूमन रीडेबल जो डोमेन नेम्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, उसके इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीएनएस सर्वर का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर सिंपल क्वेश्चन कि विच कंपोनेंट ऑफ द यूआरएल, बेसिकली ऐसा कौन सा कंपोनेंट है यूआरएल का जो पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं कि एग्जांपल के थ्रू आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको HTTPS, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ www.abc.com, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8080, फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं XYZ, ऐसे करके मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मुझे आप बताओ कि जो ये आपने को मैंने एक यूआरएल दिया, इस पूरे की पूरी यूआरएल में ऐसा कौन सा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्ट को, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पोर्ट को, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पोर्ट को? तो आप बोलेंगे कि सर देखो ये हमारा आ गया प्रोटोकॉल, ये हमारा क्या बन गया सर, ये हमारा आ गया प्रोटोकॉल। अच्छा ठीक है सर, ये हमारा आ गया पूरा पूरा डोमेन का, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा डोमेन बन गया। ओके सर, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या है, तो ये बेटा ये आपका पार्ट बन जाता है आपका पोर्ट। तो ये मैंने तभी यहाँ पे लिखा क्योंकि ये आपको देखने को नहीं मिलता है, पर ऐसा नहीं समझना कि पोर्ट होता नहीं है, हमेशा याद रखना है कि यूआरएल में पोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे देखो पोर्ट कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर पोर्ट हमारा 8080 पोर्ट हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये सारे ना छोटे-छोटे क्वेश्चन है पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो, वो किस बेस में पढ़ रहे हो, है ना? बाकी देखो और क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में माइट पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो वर्ड वाइड वेब मैंने आपको बता दिया, टॉप टॉप लेवल डोमेन मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम सारी चीज़ें हमने कवर कर ही ली हैं। मतलब एचटीटीपीएस, एचटीटीपी दोनों के मैंने पोर्ट नंबर बता ही दिए हैं कि एचटीटीपी के लिए आप 80 का यूज़ करते हो, एचटीटीपीएस के लिए आप यूज़ करते हो दूसरे का। अच्छा एक क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे ना हम बात कर रहे हैं यूआरएल की, तो यूआरएल का एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक साइट से दूसरी साइट पे जाना होता है, तो उसके लिए आप किस मतलब उसका यूज़ करते हो, कोड का यूज़ करते हो। तो एक ना एचटीटीपी का कोड आता है। एचटीटीपी जो स्टेटस कोड मैंने बताया ना आपको पहले, उसमें एक कोड आता है, उस कोड का नाम आता है आपके पास स्टेटस कोड 301। तो 301 क्या काम करता है? तो उसके लिए आप लिखेंगे, ये क्या काम करता है बेसिकली, ये हमें परमानेंटली फॉरवर्ड कर देता है। परमानेंटली क्या करता है? आपको फॉरवर्ड कर देता है। जैसे आप देखते हो ना, आप किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, फिर आप नई उस पे चले जाते हो, विंडो पे चले जाते हो, फिर जैसे आप बैक करना चाहते हो तो वो वापस बैक होके नहीं आता है, मतलब पिछली साइड पे वापस नहीं आता है। तो वो उस टाइम पे कौन-सा कोड चल रहा होता है? उस टाइम पे 301 कोड चल रहा होता है आपके सिस्टम के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि परमानेंटली फॉरवर्ड वन यूआरएल टू, मतलब एक यूआरएल से हम कहाँ पे चले गए? दूसरे यूआरएल पे परमानेंटली चले गए। वन यूआरएल टू अनदर। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपने कहीं न कहीं फेस की होंगी। जब आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। और देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट है उसको अगर आप एक बार चले गए उसमें, तो उसके बाद आपको उसको बंद करना पड़ता है, उस टैब को ही बंद करना पड़ता है, तभी आप वापस आते हो। अदरवाइज़ जैसे आप बैक प्रेस करते हो तब आप वहाँ पे वापस नहीं आते हो। उसके पीछे की वजह क्या होती है? उसके पीछे की वजह होती है 301 कोड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, है ना? तो उनको भी आपने क्या करना है? नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में माइट पॉसिबिलिटी की पूछी जा सके आपसे, कि मैं बात बात करूँ सिंपल आपसे कि एक टर्म आती है, जब मैं बोलूँ कि सिंपल अगर क्वेश्चन पूछूँ आपसे मैं, कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है यूआरएल के अंदर जो इंडिकेट करता है किसी स्पेसिफिक सेक्शन विद इन अ पेज, है ना? तो उसको इंडिकेट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं बेसिकली, आप एक एंकर होता है या फिर आप इसको फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर भी बोलते हो, है ना? तो अगर इसका एग्जांपल लूँ तब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसा ही एक पूछा गया था। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन होता है और उसका क्या मतलब होता है, दोनों आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मान ला गया आपका वेब पेज आ गया, ये आपका वेब पेज आ गया। यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? एक सेक्शन ये आ गया आपका वेब पेज का, एक सेक्शन आपका ये आ गया और एक सेक्शन आपका ये आ गया, 3 सेक्शन आ गए वेब पेज के अंदर, ओके? अब मान लेते हैं इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज़ कर लेते हैं इसके अंदर लिखा हुआ, दिस इज़ फर्स्ट सेक्शन, दिस इज़ फर्स्ट सेक्शन। इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ सेकंड सेक्शन और इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ मेरा थर्ड सेक्शन। और मेरा ये पेज कौन-सा है? ये मेरा पेज का नाम मान लेते हैं abc.html। मेरी ये एचटीएमएल की फ़ाइल है। एचटीएमएल की मेरी फ़ाइल है। जब मैं इसको वेब ब्राउज़र के ऊपर चलाऊँगा, तो मुझे ये ऐसी दिखेगी, है ना? समझ आ गया? ये मतलब मुझे फाइनल ऐसे होके दिखेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था, सपोज़ कर लो मैंने आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन-सा कंपोनेंट होता है, ठीक है? सिंपल बोल लूँ कि कंपोनेंट व्हिच कंपोनेंट ऑफ अ यूआरएल क्या काम करता है? इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक सेक्शन within a web page, within a web page, ओके? तो देखो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा आप कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से होगा क्या, ऐसा कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से जो यूआरएल है वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, स्पेसिफिक सेक्शन, किसके अंदर, किसी वेब पेज के अंदर। अब देखो एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मैंने एक अपना वेब पेज बना दिया, कौन सा बना दिया, abc.html का मैंने वेब पेज बना दिया। अब इस वेब पेज के अंदर कितने सेक्शन हैं, सेक्शन 1 आ गया, सेक्शन 2 आ गया और सेक्शन 3 आ गया। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लिख लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, हम या तो एंकर का यूज़ करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, या तो हम एंकर का यूज़ करेंगे,
या फिर हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे। ये कुछ भी दिया हुआ एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे, है ना। अब देखो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मेरा पेज क्या था, HTTP, मान लेते हैं मेरा कौन सा पेज था ये, www.abc, या फिर सिंपल इसको ऐसे करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रखते हैं। मैंने जब अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया, ओके, मैंने जब अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया, मैंने क्या किया, मैंने ये वाले HTML फाइल ओपन कर दी वेब ब्राउज़र के अंदर, है ना। मैंने वेब ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर दिया, और मेरा ये मान लेते हैं किसी ड्राइव के अंदर थी मेरी फाइल पड़ी हुई, abc.html वाली। मैंने इसको ओपन किया, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास क्या होगा सर, पूरा का पूरा जो आपने वेबसाइट बनाई थी वो खुल जाएगी। सेक्शन 1 खुल जाएगा, सेक्शन नंबर 2 खुल जाएगा, और सेक्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे खुल जाएगा। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली एक टर्म यूज़ करी यहाँ पे ऊपर, मैंने लिखा यहाँ पे HTML, फिर मैंने कर दिया आगे हैश सेक्शन नंबर 2। तो जैसे मैंने ये चीज़ ऐड करी यहाँ पे, जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी सेक्शन 2, तो अब क्या होगा, मेरा जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली क्या करेगी, जैसे मान लेते हैं ये सेक्शन आपका 1 था, एक सेकेंड, जो आपका ये सेक्शन नंबर 1 था, जो आपको पहले नंबर पे दिख रहा था, फिर सेक्शन 2 था, फिर सेक्शन 3 था। जैसे मैंने ये वाला कोड इसमें एंटर किया, एंड बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेसिकली फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर का यूज़ किया। मैंने सिंपल लिखा हैश सेक्शन 2। इसका मतलब है मुझे सेक्शन 2 को पहले देखना है, मतलब इससे क्या होगा, जो ये पेज होगा ये 1 ऊपर चला जाएगा, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ, ये पेज इस सेक्शन 2 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा ऐसे हो जाएगा, मेरा 1 ऊपर चला जाएगा, मेरा 2 यहाँ पे आ जाएगा, और मेरा 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जिसको बोलते हैं ना, हमने एक पेज स्क्रॉल कर दिया ऊपर को, तो बस वैसा ही होगा। जैसे हमने सेक्शन 2 डाल दिया, तो इसका मतलब है जो मेरा ब्राउज़र है अब मुझे क्या करेगा, सेक्शन 2 दिखाने का काम करेगा कि सेक्शन 2 सर ये वाला है जिसको आप ढूँढना चाहते हैं। वही मैंने सेक्शन 3 कर दिया, तो जहाँ पे 2 था उसकी जगह 3 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं रहेगा। ये देखो 3 ही सेक्शन है यहाँ पे। तो ऐसे करके क्या होता है, सेक्शन है जो काम करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं समटाइम, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर, कि आपकी जो वेबसाइट है उसको आपने टुकड़ों में तोड़ा हुआ। कितने टुकड़ों में तोड़ा हुआ मैंने, आप बोलेंगे सर आपने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा हुआ, टुकड़ा 1, टुकड़ा 2, टुकड़ा 3, और इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। और इन फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं, और समटाइम हम एंकर टैग का भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है आप किसका यूज़ कर रहे हो, उसके बिहाफ पे आप इसको आइडेंटिफाई करवा सकते हो। बस आपको चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, एक्चुअल में जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो कैसे ये बिहेव करता है, कैसे ये परफॉर्म करता है। तभी मैंने आपको विद एग्जाम्पल बता दिया, क्योंकि एग्जाम में ना पूछे जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए ये सारी चीज़ों की, तो इनको भी आप नोट कर लेना। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आप नॉर्मली मैं बोलूँ, एक आपने यूआरएल बना दिया www.google.com, फिर आपने कुछ भी बना दिया, मान लेते हैं आपने एक साइट बना दी थी, उसका नाम था ABC, फिर आपने उसके बाद स्पेस लिखा था, या फिर आपने सिंपल एक फ़ाइल बनाई थी ABC, फिर आपने लिखा था 123.pdf। आपने जो कंप्यूटर में अपनी फ़ाइल बनाई थी, आपने कंप्यूटर में फ़ाइल का नाम लिखा था, मान लेते आपका कंप्यूटर आ गया, आपने कंप्यूटर में फ़ाइल का नाम लिखा था ABC, फिर यहाँ पे स्पेस दिया था, फिर लिखा था 123.pdf। आपके कंप्यूटर में फ़ाइल आपको ऐसी दिख रही है, पर जब आप इसको यूआरएल में देखते हो, जब आप कहाँ पे देखते हो, यूआरएल के अंदर देखते हो, मतलब जहाँ पे आप क्या लिखते हो, अपना एड्रेस लिखते हो। जैसे आपने इस फाइल को वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन किया, फिर आपने इसी फाइल को ध्यान से देखा, देखो बाकी चीज़ तो वैसी ही होगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। मेन फंडा है आपका, यहाँ पे क्या चेंज होगा, ABC, जहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा ब्लू से बना देता हूँ, जहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रहा है उसी जगह देखना, ऑटोमेटिकली एक सिंबल आ जाता है, उस सिंबल को हम बोलते हैं %20। %20 आ जाता है, बाकी तो सेम ही रहता है, 123.pdf। तो जो ये %20 आया, इसका मतलब है सर ये %20 क्या काम कर रहा है, जहाँ पे भी मेरे डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा स्पेस होगा, उस स्पेस को भरने के लिए वेब ब्राउज़र क्या करता है, अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ करता है, या फिर अलग अलग कोड का यूज़ करता है। तो हमेशा याद रखना है, एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे पास स्पेस होते हैं,
देखो स्पेस तो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब बेसिकली स्पेस तो हम फाइल में दे देते हैं, पर जो वेब ब्राउज़र होता है वो उसको इनकोड कर देता है। इनकोड कर देता है किसमें? %20 में। तो %20 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारी फाइल है उसमें क्या है, हमारे कुछ स्पेस है। जैसे मेरे यहाँ पे %20 था क्योंकि मेरी फाइल में क्या था, यहाँ पे बीच में स्पेस था, है ना? जो मेरी फाइल थी उसके क्या था, बीच में सर स्पेस था। इसकी वजह से वेब जो यूआरएल था उसमें क्या आ गया, ऑटोमेटिकली %20 आ गया। तो इसको आपने नोट करना है। %20 किसको बताने का काम करता है? स्पेस को बताने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी यूआरएल वगैरह बनाया किसने था, वेब ब्राउज़र किसने बनाया था, मैंने बताया था। यूआरएल हो गया या फिर हमारे पास एचटीएमएल हो गया, किसने बनाया है? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया हुआ है। टीम बर्नर्स ली के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई हैं। यूआरएल इन्होंने बनाया है, इसके अलावा हमारे पास एचटीएमएल जो लैंग्वेज है वो इन्होंने बनाई हुई है। बाकी वर्ल्ड वाइड वेब जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो भी इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब काफ़ी चीज़ों में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की हुई है। बाकी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है ना, उनके भी हेड रह चुके हैं। तो सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इनके द्वारा बनाई गई हैं। तो इनको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, तो एक क्वेश्चन पे ही पूरे लंबे हो जाएंगे, काफ़ी लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द fill in the blank, ISP may also provide software packages such as a browser, email account and personal website or a home page। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए सर हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि विदाउट इंटरनेट ये सारी चीज़ें आपकी किसी भी काम की नहीं है। वही लिखा है, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द, है ना? एक्सेस टू द किसको? अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आईएसपी आपको क्या देता है? आपको अलग-अलग सॉफ्टवेयर तो देता ही है। कौन-कौन सॉफ्टवेयर देता है? ब्राउज़र देता है, ईमेल अकाउंट देता है और आपको पर्सनल वेबसाइट या फिर होम पेज भी देने का वो काम करता है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आईएसपी तो आपको पता ही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम बोलते हैं। बाकी मैंने ये बताया हुआ था, ऐसे कौन सा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है मॉडेम। तो मॉडेम का काम यही होता है, क्या करना? एक साइड से मॉड्यूलेशन करना, और मॉड्यूलेशन कहाँ करता है? सेंडर की साइड से। और डीमॉड्यूलेशन करने का काम कौन कहाँ पे करता है? वो काम करता है सर रिसीवर की साइड पे, है ना? बाकी मॉडेम क्या काम करता है, अगर दूसरे टर्म में देखा जाए तो मॉडेम सर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम अपने आईएसपी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए भी सेट करते हैं। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मॉड्यूलेट और डिलेट करता है सिग्नल को, जिसकी हेल्प से वो कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फाइनली हमारे जो आईएसपी है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो वो हमारा डिवाइस कौन सा बन जाता है? मॉडेम हमारा वो बन जाता है। बाकी देखो आईएसपी हमारे पास कौन से आ जाते हैं? बीएसएनएल आ जाता है हमारे पास आईएसपी। इसके अलावा आप जिसकी सिम यूज़ करते हो, चाहे आप जियो की यूज़ करते हो तो जियो आ गया, चाहे आप एयरटेल की यूज़ करते हो तो एयरटेल आ गया, चाहे आप वीआई है ना, वोडाफोन आइडिया का यूज़ करते हो तो वो आपका आईएसपी आ गया। तो जहाँ से आप इंटरनेट यूज़ करते हो जिस सर्विस से, वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको भी क्या करना है, अपने नोट करके लिख लेना होता है। बाकी और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकती हैं, जैसे ब्रॉडबैंड के बारे में पूछा जाता है, तो ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड होता है कि हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी। मतलब ब्रॉडबैंड क्या होता है? जिसका एक्सेस आपको आईएसपी देता है डायरेक्टली। बाकी डायल अप इंटरनेट क्या होता है? छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं कि डायल अप क्या होता है? मतलब सर हमारे पास एक ऐसा इंटरनेट होता है, जिसको अगर हमें इंटरनेट को यूज़ करना होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है। इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जो हमारे पास सर टेलीफ़ोन लाइन्स होती थी। जिसने पहले देखा होगा ना पुराने टाइम में जो अभी भी बेसिकली होता ही है। आप टेलीफ़ोन लाइन के ऊपर अपना इंटरनेट चला सकते हो, पर अभी डबल लाइन कर दी है, मतलब अभी तो ऑप्टिकल फाइबर चल पड़ी है, काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी चल पड़ी है। पर पहले एक टर्म यूज़ काफ़ी होती थी, डायल अप। तो डायल अप होता था कि जब आपको क्या करना है, जब इंटरनेट वगैरह यूज़ करना है, उसके लिए आपको डायल अप के थ्रू क्या करना पड़ता था, इंटरनेट की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी, फिर बाद में आपका जो इंटरनेट था वो वर्क करता था। बाकी इसके अलावा और कौन-कौन सी टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे डीएसएल के बारे में पूछा जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हम इसको बोल देते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हम इसको बोल देते हैं, इसका काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ऑप्टिकल फाइबर पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर में आप किसका यूज़ करते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर है मतलब आप लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। बाकी
सिंपल क्वेश्चन पूछो कि आप मुझे बताओ डायल अप और जो हमारे पास ब्रॉडबैंड होता है उसमें फास्ट कौन होता है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे सर ब्रॉडबैंड हमारा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा डायल अप। बाकी सिंपल मैं बोलूँ कि जो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल पूछूँ मैं आपसे कि जो हमारे पास सैटेलाइट इंटरनेट होते हैं, जो हमें आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर सिंपली बोलूँ कि सैटेलाइट इंटरनेट इज़ प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी फॉर व्हाट एरिया, कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट दी जाती है। देखो सैटेलाइट इंटरनेट कहाँ पे देंगे? जो ऐसे एरिया जहाँ पे इंटरनेट का मतलब आ ही नहीं सकता इंटरनेट, इतना मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे आप टावर लगा ही नहीं सकते हो, तो वहाँ पे अगर आपको इंटरनेट लेना पड़ेगा, है, तो आईएसपी क्या करेंगे उसके लिए? इंटरनेट देने के लिए आपको किसका सहारा लेंगे वो? ऑब्वियसली सर उनका कोई ना कोई सैटेलाइट होगा जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, आपके सिग्नल को रिसीव करेंगे और आपको सिग्नल सेंड करेंगे, है ना? तो आपने ये भी याद रखना है कि आईएसपी क्या कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि जैसे आप उसका देखते हैं ना एलन, जो उसका था एलन मस्क का ना, कौन सा एक स्टारलिंक करके है एक, तो स्टारलिंक भी ऐसे काम करता है, वो आपको एक रिसीवर देते हैं कि आप रिसीवर ले और हमारा जो सैटेलाइट है उससे 24 घंटे आप इंटरनेट सुविधा है उसको आप यूज़ करो। तो वो भी किसका एग्जाम्पल आ जाता है, सर इसी का एग्जाम्पल आ जाता है कि आईएसपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट का भी फैसिलिटी ले सकते हैं। एग्जाम्पल आ गया सर हमारा स्टारलिंक। तो सारे पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो अगर हम बात कर लें कि सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर ही रही हैं, तो एक टर्म काफ़ी पूछी जाती है, एक टर्म आती है हमारे पास वी सैट करके। तो वी सैट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब वेरी स्मार्ट अपर्चर टर्मिनल, इसको नोट कर लेना, तो बोलते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो छोटे पॉइंट पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी बैंडविड्थ आपको पता ही है, बैंडविड्थ हम किसको बोलते हैं? बैंडविड्थ ये होती है जिसमें ये टर्म ये बताने का काम करती है कि आप कितना मैक्सिमम डाटा भेज सकते हो एक नेटवर्क के ऊपर, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट। मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोल देते हैं। छोटी टर्म है पर इम्पोर्टेंट है। तो सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा कुछ और बचता होगा तो उसको हम बाद में देख लेंगे, पर अभी के लिए इतना ही मतलब मोर देन सफिशिएंट पॉइंट जो यहाँ तक हमने कर लिए हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और पॉइंट रहते हैं तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक गोज़ टू द स्टेप बियॉन्ड स्पैम फिल्टरिंग एंड लेट्स यू कॉपी और रीडायरेक्ट ईमेल बेस्ड ऑन द कस्टमाइज्ड रूल। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं हम ईमेल राउटिंग। क्योंकि इसके क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा है, क्या लिखा है बेसिकली, स्पैम फिल्टरिंग से एक कदम आगे जाता है और इसको अनुकूलित नियमों के आधार पर ईमेल को कॉपी या रीडायरेक्ट करने देता है। देखो रीडायरेक्ट करने का मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो, उसका रास्ता चेंज कर रहे हो, है ना? तो रीडायरेक्ट करने का काम कौन करता है? बेसिकली ईमेल राउटिंग वो काम करता है। और हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास ईमेल राउटिंग होते हैं, ये अलो करते हैं यूज़र या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनको, कि आप स्पेसिफिक कंडीशंस लगा के ऑटोमेटिकली किसी भी ईमेल को कहीं पे फॉरवर्ड कर सकते हो, कहीं पे आप कॉपी कर सकते हो या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हो मतलब इनकमिंग ईमेल्स को, है ना? कि बेसिकली जैसे मान लेते हैं कि मेरे को स्टूडेंट्स आ गए, सपोज़ कर लेते हैं हमारे को स्टूडेंट्स आ गए, कुछ स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास, सपोज़ कर लेते हैं वो तैयारी करना चाहते हैं जेओआईटी की। कुछ स्टूडेंट्स आ गए वो तैयारी करना चाहते हैं, मान लेते हैं एसएससी की, है ना? एसएससी सीजीएल का उन्हें देना है किसका? जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उनको देना है। कुछ स्टूडेंट आ गए जिन्होंने देना है बैंकिंग का, है ना? तो हमने क्या किया, सिंपली अगर मेल के अंदर हम क्या करें, हम मेल के अंदर कंडीशंस लगा दें अपनी, ये जो जेओआईटी के बच्चे होंगे इनको आप क्या करो, इनकी जो भी मेल्स आएंगी उनको आप डाल दो किसमें, एक मैंने फ़ोल्डर बना दिया जेओआईटी का, है ना? सिंपली मैंने क्या किया, अपने मेल्स के अंदर मतलब ईमेल्स फॉरवर्ड की कंडीशन लगा दी कि जो भी जेओआईटी के रिगार्डिंग जो भी मेल्स आएंगी इनको आप जेओआईटी के फ़ोल्डर में डाल दो, सीधा ही फॉरवर्ड कर दो। फिर जैसे एसएससी सीजीएल के जो बच्चे आएंगे जो कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप एसएससी वाले फ़ोल्डर में डाल दो। जो बैंकिंग वाले बच्चे आएंगे तो उनको आप कहाँ पे डाल दो, उनको सर आप बैंकिंग वाले उसमें डाल दो, फ़ोल्डर में डाल दो। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारी जो ईमेल्स हैं, हमें नॉर्मली ईमेल कहाँ पे मिलती हैं? ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि ईमेल आप सभी यूज़ करते हो। तो आप सभी को पता है ईमेल हमें कहाँ पे देखने मिलती है? सर इनबॉक्स में भी देखने को मिलती है। पर मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरी ईमेल मुझे इनबॉक्स में नहीं चाहिए, मुझे एक सिस्टमैटिक वे में चाहिए। जैसे ही मेल मेरे पास आएगी, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर जेओआईटी की है तो वो जेओआईटी फ़ोल्डर में जाएगी, अगर वो
एसएससी की है तो एसएससी के फ़ोल्डर में जाएगी, अगर वो बैंकिंग की है तो वो बैंकिंग के फ़ोल्डर में जाएगी। तो ऐसे करके वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है हमारा ईमेल राउटिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी देखो, क्योंकि यहाँ पे बात करी है इसकी, हाँ, ईमेल वगैरह की बात की है, तो ईमेल हमने काफ़ी बार डिस्कस कर ही लिया है। जस्ट आपके रिवीजन के लिए छोटे-मोटे पॉइंट हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन-सा प्रोटोकॉल है हम जिसका यूज़ करते हैं। सर हम एसएमटीपी का यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं। बाकी पूछा जाता है कि ऐसा कौन-सा फ़ोल्डर है जो स्टोर करता है ईमेल्स होगी या फिर कोई जंक मेल्स होंगी, तो उसको हम सिर्फ स्पैम बोल देते हैं। स्पैम बोल देते हैं या फिर जंक फ़ोल्डर भी बोल देते हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी एक टर्म्स आ जाती है हमारे पास, जब भी हम मेल सेंड करते हैं तो एक बीसीसी टर्म आती है और एक सीसी टर्म आती है। तो बीसीसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब है कि हम एक ही सिम सिम मतलब एक ही मेल ना मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं, पर मल्टीपल लोगों को आपस में पता नहीं होता कि ये मेल और किस-किस को भेजी गई होती है। सिंपली बोलने का मतलब है कि ये कौन-सी मेल्स होती हैं, ये हर एक पर्सन के लिए यूनिक मेल्स होती है। भेजी हमने तो कॉमन ही भेजी होती है। मान लेते हैं अगर हमने मेल भेजी है, हमने तो चाहे 100-200 जो भी बच्चे हैं उनको हमने कॉमन मेल बना के भेज दी है, पर उनको कैसे भेजी है? बीसीसी भेज दी है। जब भी ये बच्चों को रिसीव होगी तो उन बच्चों को अलग-अलग वो रिसीव होगी, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और एक होती है हमारे पास कार्बन कॉपी। ओके, तो कार्बन कॉपी क्या होती है? सेम वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मेल एक कॉमन है, जैसे हमने कार्बन कॉपी कर दी 50 या 100 बच्चों को, तो एक ही मेल जाएगी सभी बच्चों को। मतलब सभी बच्चे क्या होंगे, आपस में लिंक होंगे उसी मेल के साथ। ऐसा नहीं होगा जैसे इसमें क्या था ब्लाइंड कार्बन कॉपी में सभी को अलग-अलग मेल जा रही थी। मतलब हमारे पास तो एक थी, पर जब बच्चा देखेगा तो बच्चे को सिर्फ़ हमारा और उसकी कन्वर्सेशन ही दिखेगी, बाकी और किसी की नहीं दिखेगी। और कार्बन कॉपी में क्या होता है, जैसे मैंने एक को भेजा तो दूसरा भी देख सकता है कि सर ने इसको भी भेजी है मेल, इसको भी भेजी है, इस पर्सन को भी भेजी है, तो इन सभी को भी सर ने भेजी हुई है। इस चीज़ को बोलते हैं हम कार्बन कॉपी। और इसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आप ऑफ़िस वगैरह में यूज़ करेंगे तो आपके जो सीनियर वगैरह होंगे तो वो आपको बोलेंगे कि बेटा आप किसी संस्था को मेल कर दो, ये कर दो, तो उसमें हमें एक कॉपी कर देना। जब वो कॉपी के लिए बोलेंगे तो उस टाइम पे वो आपको कार्बन कॉपी की बात कर रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें जो आप कहीं न कहीं इन फ्यूचर भी सीखेंगे। बाकी एक टर्म आती है हमारे पास आईमैप की और पॉप3 की, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ कि आईमैप और पॉप3 ये दोनों के दोनों जब हमें मेल रिसीव करनी होती है, क्या करनी होती है, जब हमें मेल रिसीव करनी होती है, उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। एसएमटीपी हम यूज़ करते हैं जब हमें मेल को सेंड करना होता है। रिसीव करने के लिए हम आईमैप और पॉप3 का यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हम इसको बोलते हैं, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हम इसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो इनको भी क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि पॉप3 क्या करता है, डाउनलोड कर देता है, जो भी मेल्स आती हैं उनको डाउनलोड कर लेता है और साथ में डिलीट कर देता है सर्वर से। पर आईमैप क्या करता है, आईमैप सिंक में रहता है। आईमैप क्या करता है, जो भी मेल्स होते हैं उनको सिंक में रहने का काम करता है। मतलब इसका सिंक का मतलब ऐसे समझ लो ना, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका कंप्यूटर है, तो जहाँ पे आपकी मेल्स होंगी वहाँ पे आपको वो दिख जाएँगी मेल्स। पर जब पॉप3 होगा, तो पॉप3 मान लेता है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली मेल, मोबाइल में डाउनलोड कर ली तो वो सर्वर से उसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर में लॉगिन करोगे तो कंप्यूटर में आपको वो नहीं दिखेगी। जो आपकी मेल्स वगैरह आपको जो फ़ोन पे दिख रही होंगी, वो आपको कंप्यूटर के ऊपर नहीं दिखेंगी। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो उनको भी काइंडली यहाँ पे नोट करके रिवाइज़ कर लेना बस। मेन फंडा यही है, जितना आप रिवाइज़ करोगे आपके मन में वो सारी चीज़ें बैठ जाएँगी। एग्ज़ाम में जैसे आएँगे आप उसको वैसे ही टिक करोगे। बाकी देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या काम करती हैं, है ना? जैसे टू हो गया, जैसे मेल आप देखते हो, तो मेल में आप जो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ते हो। जैसे एक फ़ील्ड आती है टू फ़ील्ड, तो टू में आप क्या करते हो? टू में सर बेसिकली जिसको हमें भेजना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का जो एड्रेस होता है या फिर रेसिपिएंट का जो ईमेल एड्रेस होता है, वो हम टू में लिखते हैं। बाकी एक फ्रॉम, है ना? एक आता है फ्रॉम, तो फ्रॉम में क्या आता है? फ्रॉम बेसिकली हम भेज रहे हैं ना, तो हम क्या है? फ्रॉम है उसके लिए, कि कहाँ से वो मेल आ रही है, तो ये होता है सेंडर। तो सेंडर में हम आ जाते हैं, हम उसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? रेसिपिएंट को। टू में बेसिकली हम उसको भेज रहे हैं। ओके, बाकी इसके अलावा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में हम जिसके टॉपिक रिगार्डिंग हमने वो मेल की है। इसके अलावा बॉडी आता है, जो एक्चुअल में आप मेल लिखते हो वो कहाँ लिखते हो? बॉडी के अंदर। यहाँ पे क्या आती है हमारे पास, जो एक्चुअल जो हम मेल लिखते हैं वो बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। बाकी अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूँ कि ऐसा कौन सा फ़ोल्डर होता है जो ईमेल और जो आपने ईमेल लिख ली होती है पर आपने भेजी नहीं होती हैं। आपने क्या किया होता है, ईमेल तो लिख ली होती है, ईमेल आपने राइट कर ली होती है ना? राइट बोलूँ या फिर टर्म आता है कंपोज़ करना। ईमेल आपने कंपोज़ कर ली है, पर आपने अभी तक सेंड नहीं की है। ठीक है? अभी अभी तक आपने
सेंड नहीं किए हैं, तो उस टाइम पे जो ये ईमेल आपने जो बना ली है, वो कहाँ पे सेव होती है? कौन से फ़ोल्डर में सर ये सेव होती है? तो बेटा आपके पास एक फ़ोल्डर आता है ड्राफ्ट नाम का फ़ोल्डर, तो तब उस टाइम पे टेम्परेरी ये ड्राफ्ट में सेव रहती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी देखो जब आपने मेल भेज दी, जब आपने क्या कर दी ईमेल अपनी सेंड कर दी, तो आपको पता है मेल सेंड होने के बाद कहाँ पे जाती है? बेसिकली से हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है सेंड फ़ोल्डर का, वहाँ पे ये सारी मेल चली जाती हैं। बाकी और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक टर्म आती है इसी का ही पूछा आता है एक MIME करके, MIME टर्म आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, है ना? बेसिकली जो भी हमारे पास इसको हम यूज़ करते हैं जब आपने ना, इसको पहले नोट कर लो, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसको आप नोट कर लेना। बाकी देखो जो हमारे पास MIME होता है, इसको आपने हमेशा याद रखना है, ये हमेशा अलाउ करता है किस चीज़ को? नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट को, नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट को। अब देखो नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट क्या होंगे? जैसे एग्जांपल आ गया, आपकी कोई फ़ोटो होगी जो आपको मेल के साथ भेजनी है, जैसे बच्चे भेजते हैं कोई अटैचमेंट करके। जैसे कई बच्चे ने जो JYT की चीज़ परचेज़ की है, वो क्या करते हैं जब उन मतलब शायद समीर के साथ जैसे उनकी बातचीत होती है, तो वो पेमेंट करने के बाद शायद उसको भेजते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी क्या है? वो इमेज ही है। वो भी क्या होता है? एक नॉन अटैचमेंट टेक्स्ट है। तो वो किसका यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे? MIME का यूज़ कर रहे होते हैं, कि वो ईमेल के साथ फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास गूगल होता है, बेसिकली जीमेल वगैरह होती है, उसमें जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? 25 MB की लिमिट होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जितना आप यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कि कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो आप यूज़ करते हो तभी आपको पता होती है। बाकी हम बार-बार ईमेल कर रहे हैं, बार-बार हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने हमें बाकी तो बता ही दिया, ईमेल की फुल फॉर्म ही नहीं बताई। तो ईमेल की फुल फॉर्म भी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी क्या करना है आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो आज के लिए चलो हम इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। बाकी आज जो पढ़ा इसमें कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी आती है, तो काइंडली आप नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी अपना फीडबैक देते रहा करो, कैसा क्लासेस वगैरह कैसी हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ भी जिन्होंने बच्चे ने परचेज़ की है, तो काइंडली वो भी अपना थोड़ा बहुत फीडबैक देते रहा करो। बाकी कुछ बच्चे हैं, कुछ है ना, शायद समीर को भी मेल वगैरह आ रही थी कि सर उसका जो वीडियोज़ है जो है ना, जो मेंबर्स ओनली कुछ कुछ था, पता नहीं क्या था, कुछ बोल रहे थे कि मेंबर ओनली का पता नहीं लग रहा। तो मेंबर्स ओनली में जब आप वीडियो वगैरह जो भी मेंबर्स ओनली के लेंगे ना, हमारी टीम ने शायद उसको कर दिया है, कुछ वीडियोज़ को ना मेंबर्स ओनली कर दिया उन्होंने। तो कुछ जो वीडियोज़ हैं, तो उसमें 2 टाइप की जब आप परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको 2 टाइप्स की देखने को मिलेंगे। एक शायद कुछ था कंटेंट करके था, और एक था हमारे पास मेंबर्स ओनली करके। तो जिनको भी परचेज़ करनी होगी, जिनको वीडियोज़ देखनी है जो एक तरीके से मेंबर ओनली की वीडियो है, तो काइंडली वो सेकंड नंबर वाला ही ऑप्शन चूज़ करें। उसके थ्रू ही आपकी जो वीडियोज़ है वो ऑन होगी, अदरवाइज़ जो वीडियोज़ है वो ऑन नहीं होंगी। है ना? क्योंकि वो एक होता है कुछ बैचेज़ के लिए, और दूसरा शायद था मेंबर्स ओनली के लिए, कुछ ऐसे करके है। तो जो सेकंड वाला होगा मेंबर्स ओनली कंटेंट करके, काइंडली आप उसको ही परचेज़ करें। तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने मैक्सिमम सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो बच्चे जो नए हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो काइंडली इनको लेनी होगी ये चीज़ें, तो वो मतलब ये वाली सेकंड नंबर वाला ऑप्शन ही चूज़ करें। बाकी मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। बाकी कोई फीडबैक या कुछ भी चीज़ है, काइंडली आप नीचे कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।